गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 22 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि हाल ही में कश्मीर का पहला मल्टीप्लेक्स ये किस क्षेत्र में खोला गया? तो आंसर होगा श्रीनगर। तो अभी जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है कौन, मनोज सिन्हा, अभी उन्होंने श्रीनगर के सोनवार इलाके में कश्मीर के पहले मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया। एक्चुअली में 31 दिसंबर 1990 को आतंकवाद के प्रसार के बीच कश्मीर घाटी के सभी सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए थे। तो आप देख लो 3 दशक के अंतराल के बाद कश्मीर में ये सिनेमा हॉल खुला है। कहाँ पे? श्रीनगर में। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत ये कौन सा बना? जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव। अभी जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव कौन सा बना था? जैरी। चलो बताओ, अभी राष्ट्रपति जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने किसे जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए नामित किया था? गुलाम अली को। बताओ, प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा उत्तराखंड। लेकिन अगर सिंपल सा आपसे पूछ रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य, तो कर्नाटक होगा। और भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा बना था? बताओ, मध्य प्रदेश का मंडला। और भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पे बनेगा? तो आंसर होगा दिल्ली में। भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी ये कहाँ पे स्थापित होगा? तो आंसर होगा लद्दाख में। और अगर पूछे देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ पे बनेगा? तो आंसर होगा लखनऊ में। अच्छा, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा असम। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 सितंबर को। तो दुनिया भर में हर साल 21 सितंबर को इंटरनेशनल पीस डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन सभी राष्ट्रों और सभी लोगों के बीच शांति के आदर्शों को सुदृढ़ करने के लिए मनाया जाता है। बात अगर करें इसकी थीम क्या है इस बार की, जातिवाद खत्म करें, शांति का निर्माण करें, एंड रेसिज्म, बिल्ड पीस। अब सितंबर का डे है, तो चलो एक बार रिवाइज करते हैं सितंबर में जो भी डे अभी तक हमने सेलिब्रेट करे। देखो, 2 सितंबर को हमने वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया था। 5 सितंबर को एक तो नेशनल टीचर डे और एक इंटरनेशनल चैरिटी डे मनाया। 8 सितंबर को वर्ल्ड लिटरेसी डे मनाया और वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे ये भी होता है 8 सितंबर को। 9 सितंबर को एक तो हिमालय दिवस मनाया और एक वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे मनाया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस यानी कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया। और 10 सितंबर को ही विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। ये सितंबर के दूसरे शनिवार को होता है। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे मनाया। 14 सितंबर को नेशनल हिंदी डे मनाया। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस यानी कि डेमोक्रेसी डे, इंजीनियर्स डे और विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस मनाया। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे होता है। 17 सितंबर को हमने विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया यानी कि वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। और अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस भी हमने 17 सितंबर को मनाया। अभी बांस दिवस हमने बैम्बू डे कब मनाया था? 18 सितंबर को मनाया था। और 18 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस के रूप में भी मनाया था, ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में देखो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किसे प्रतिष्ठित स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा आलिया भट्ट को। तो अभी एक्ट्रेस हैं ये आलिया भट्ट, जिनको प्रतिष्ठित प्रियदर्शनी अकादमी स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार प्रमुख गैर लाभकारी सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक संगठन प्रियदर्शनी अकादमी की 38 यानी कि 38 नंबर की वर्षगांठ समारोह में भारतीय सिनेमा में उनके सराहनीय योगदान के लिए दिया गया है। तो सिंपल सा 1 लाइन में याद रखेंगे, स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को। सुष्मिता सेन का नाम सुना है आपने? इन्हें इस साल के स्टार्टिंग में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड मिला था उनके शो आर्या 2 के लिए। अच्छा, आपको याद होगा अभी 67 नंबर के फिल्म फेयर अवार्ड्स हुए थे, जिसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था रणवीर सिंह को 83 मूवी के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस रही थी कृति सेनन मिम्मी नाम की मूवी के लिए। और बेस्ट फिल्म रही थी शेरशाह। उससे पहले आईफा अवार्ड्स 2022 की बात हमने करी थी जो अबू धाबी में हुए थे। उसमें बेस्ट एक्टर थे विक्की कौशल सरदार उद्यम नाम की मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस तो यही थी कृति सेनन मिम्मी मूवी के लिए। और उसमें बेस्ट फिल्म यही थी शेरशाह। और बेस्ट डायरेक्टर थे शेरशाह के डायरेक्टर विष्णुवर्धन। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो देखो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी सितंबर 2022 में किस देश ने काठमांडू के दशरथ
रंगशाला स्टेडियम में अपना पहला साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो अभी सितंबर 2022 की ये बात है। काठमांडू के दशरथ रंगशाला स्टेडियम में बांग्लादेश ने अपना पहला साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन महिला चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। इसमें बांग्लादेश ने किसको हराया? नेपाल को हराया। ये इस टूर्नामेंट का 6वां संस्करण था। और आपको याद होगा अभी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता था भारत ने, नेपाल को ही हराया था उसमें, जो कि हुआ कहाँ पे था ये चैंपियनशिप? श्रीलंका के कोलंबो में। और अभी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 18 वुमेन्स चैंपियनशिप 2022 जो कि जमशेदपुर में हुआ था, उसको भी भारत ने जीता था और उसमें हराया बांग्लादेश को था। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट डूरंड कप। डूरंड कप ये इसका 131वां संस्करण था। बंगलुरु फुटबॉल क्लब ने इसको जीत लिया मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को हरा करके, ये याद रखना। और अगर आपसे पूछे अभी 75वें नंबर की जो संतोष ट्रॉफी थी उसको किसने जीता? केरल ने जीता है पश्चिम बंगाल को हराकर। और बताओ फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2022 इसका होस्ट कंट्री कौन सा है? तो आंसर होगा भारत। अभी आपको याद है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट कौन बने? तो आंसर होगा कल्याण चौबे बने। और अगर आपसे पूछा जाए फीफा वर्ल्ड कप 2022 इसका आयोजन कहाँ पे? कतर दोहा में। इसका शुभंकर लाइव है, ऑफिशियल स्पॉन्सर बायजूस। और अगले वाले 2026 वाले फीफा वर्ल्ड कप ये कहाँ पे? ये 3 देश में, यूएस, मैक्सिको और कनाडा में। इसी तरह से आपको याद होगा अभी 2021-22 सीजन के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया था सुनील छेत्री को, और वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया था मनीषा कल्याण को। अच्छा, नामची सिक्किम में ही बाइचिंग भूटिया के नाम पे एक फुटबॉल स्टेडियम भी बन रहा है, ये भी याद रखना। और 2023 में जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप होंगे वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होंगे। और फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में होता है। प्रेसिडेंट है ज्ञानी इन्फिनिटो। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना। बढ़ते आगे। अब इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, देखो अभी किस भारतीय फिल्म को 95 यानी कि 95th अकादमी पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा छेल्लो शो। तो गुजराती फिल्म है ये छेल्लो शो, जिसे 95th अकादमी पुरस्कार यानी कि ऑस्कर अवार्ड्स जो कि 2023 में होंगे उसके लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। इस फिल्म का नाम अंग्रेजी में है लास्ट फिल्म शो, और इसका निर्देशन ये किसने किया है? पान नलिन ने। और इस मूवी ने एस राजामौली की RRR और द कश्मीर फाइल्स को मात दे दी है और यहाँ पे एंट्री ली है। आपको याद होगा 2021 में एक तमिल फिल्म थी कुझंगल, वो ऑस्कर में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि बनी थी। अब बात तो देखो ऑस्कर की है, तो पहला प्रश्न तो यही बनेगा 2022 वाले ऑस्कर कौन से नंबर के थे? तो 94 नंबर के थे। उसमें बेस्ट फिल्म याद रख लो कोडा है, बेस्ट एक्टर है विल स्मिथ किंग रिचर्ड नाम की मूवी के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस है जेसिका कैस्टेन द आईज ऑफ टेमी फे के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर हैं जेन कैंपेन द पावर ऑफ डॉग नाम की मूवी के लिए। तो इतना आप जरूर याद रखेंगे। बढ़ते आगे। तो देखो ये प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे कि आईसीसी के नए बदलावों के अनुसार एक बल्लेबाज को गेंद का सामना करने के लिए कितने समय में तैयार होना होगा? तो आंसर होगा 2 मिनट में। 2 मिनट में मैगी है क्या? मैगी समझो। तो अभी आईसीसी ने सौरव गांगुली की अगुवाई वाली पुरुष क्रिकेट समिति की सिफारिशों की पुष्टि के बाद खेल के नियमों में कई बदलावों की घोषणा की है। जैसा कि हम प्रश्न में पढ़ रहे हैं, अगर कोई प्लेयर आउट हो जाता है तो उसके आउट होने के बाद जब नया बैट्समैन स्ट्राइक पर आता है तो उसे अगर टेस्ट मैच या वनडे मैच चल रहा है तो 2 मिनट के अंदर स्ट्राइक पर आना होगा पहले, जबकि T20 इंटरनेशनल में 90 सेकंड में आना होगा। पहले की बात करें तो पहले समय 3 मिनट हुआ करता था, 3 मिनट के अंदर उसे आना होता था। अच्छा, बात कर लें अगर वो नहीं आया तो, अगर वो नहीं आता टाइम पे जो टाइम दिया हुआ है, तो जो दूसरी वाली टीम है यानी कि फील्डिंग वाली टीम है उसका कप्तान टाइम आउट की अपील कर सकता है। वैसे तो बहुत सारे कुछ हैं नियम्स जिनमें बदलाव लेकर के आए हैं, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं। एक तो ये मैंने आपको बताया, एक होता है मैनकेडिंग। अभी मैनकेडिंग का मतलब क्या होता है? जो क्रिकेट देखते हैं उसके बारे में जानते हैं उन्हें पता होगा, जो नहीं जानते वो हल्का सा समझ लो थोड़ा बहुत, या कभी कभार तो आपने क्रिकेट खेला या देखा ही होगा। तो जो बॉलर होता है आपने देखा होगा वो काफी दूर से भागता हुआ आता है, तो जब वो भागता हुआ आता है तो नॉन स्ट्राइक पे जो बैट्समैन है, नॉन स्ट्राइक मतलब एक तो जो बैटिंग कर रहा है वो, और एक अपोजिट साइड में जो बैट लेकर के खड़ा होता है, तो जब सामने से वो बंदा भागता हुआ बॉल डालने के लिए आता है तो सामने वाला जो बैट्समैन होता है वो उसी के साथ साथ आगे निकल जाता है पहले से ही।
तो उसे कहते हैं मैनकेडिंग। इसे अभी तक अनफेयर प्ले माना जाता था, लेकिन अब अगर बॉलर उसे आउट कर देता है इस कंडीशन में तो उसे रन आउट कहा जाएगा। इसके अलावा लार का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध अब स्थायी हो गया है, तो खिलाड़ियों को गेंद को चमकाने के लिए लार का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। बाकी देखो, आईसीसी की स्थापना होती है 1909 में। हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है। इसके सीईओ जॉफ एलार्डिस हैं और चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, सितंबर 2022 में भारत के प्रतिष्ठित एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट की अध्यक्षता कितने वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है? तो आंसर होगा 1 साल। तो अभी भारत के प्रतिष्ठित एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट की अध्यक्षता को 1 साल और बढ़ा दिया गया। 1 और साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और आपको बता दूं, वर्तमान में प्रसार भारती की जो सीईओ है मयंक अग्रवाल, वो इस एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष हैं। ये क्या है? ये एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विकास के क्षेत्र में एशिया और प्रशांत देशों की सेवा कर रहा है। इसकी स्थापना 1977 में होती और इसकी मेजबानी मलेशिया सरकार के द्वारा की जाती है। इसका सचिवालय आपको कुआलालंपुर मलेशिया में मिलेगा। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। तो बताओ, देश में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए अभी किसने HPCL के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा हीरो मोटरकॉर्प लिमिटेड। तो हीरो मोटरकॉर्प ने देश में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए HPCL के साथ समझौता किया है। तो इस पहल के तहत दोनों कंपनियां HPCL स्टेशनों के जो भी मौजूदा नेटवर्क है वहां पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करेंगी। आपको बता दूं, देश में बिकने वाले 60% से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको 2 व्हीलर में ही मिलेंगे। अच्छा, HPCL से एक अच्छा प्रश्न बनेगा आपके अपॉइंटमेंट का। अभी इसके नए CMD कौन बने थे? तो आंसर होगा पुष्प कुमार जोशी। आपको याद है भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन कहां पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा मुंबई में। आपको याद है अभी हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल डे मनाया था 9 सितंबर को। अच्छा बताओ, हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक शिप ये कौन बनाएगा? कोचिन शिपयार्ड। याद रखना, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां पे खुला? हिमाचल प्रदेश के काजा में। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां पे खुला? तो आंसर होगा गुरुग्राम में। और भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी ये कौन सी बनी है? गुजरात की केवड़िया बनी है। ये वही केवड़िया है जहां पे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आपको मिलेगा, जो कि सरदार पटेल जी की दुनिया की सबसे ऊंची स्टेच्यू है साधु बेट द्वीप पर नर्मदा नदी के किनारे, जिसके वास्तुकार है राम वी सुतार। तो याद रखना ये सब। बढ़ते आगे। फिर आप बताइए, अभी किसने स्केल का फुल फॉर्म हो गया यहाँ पे स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉइज। इस स्केल एप्लीकेशन को अभी किसने लॉन्च किया ये पूछ रहे हैं। तो आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान ने। हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने ही अभी ये स्केल नाम से एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया। तो ये चमड़ा उद्योग के कौशल, सीखने, मूल्यांकन और रोजगार की जरूरतों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रदान करेगा ये स्केल एप्लीकेशन। इसे लेदर स्किल सेक्टर काउंसिल के द्वारा डेवलप किया गया है। तो लेदर क्राफ्ट में रुचि रखने वाले सभी आयु वर्ग के लोग इस एप्लीकेशन पर ऑनलाइन क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो आंसर होगा चेन्नई में है। और एप्लीकेशंस की बात है तो एक प्रश्न मुझे बताओ, अभी किस राज्य की सरकार ने ई गवर्नेंस पोर्टल है समर्थ, इसको लॉन्च किया था? तो आंसर होगा उत्तराखंड ने। और संभव पोर्टल को किसने लॉन्च किया था? उत्तर प्रदेश ने। अभी ई नागर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल को लॉन्च किया था गुजरात ने। और सरकार ने अभी राष्ट्र पुरस्कार पोर्टल को लॉन्च किया था। यहाँ पे सभी मंत्रालयों, सभी विभागों और एजेंसियों के द्वारा दिए गए पुरस्कारों का नामांकन किया जाएगा। CBSE ने अभी परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया था। और अभी UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ई समाधान नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य क्या है? जो भी छात्र हैं, जो भी कर्मचारी हैं, वो अपनी शिकायतों को यहाँ पे दर्ज करा सकेंगे। तो ये ध्यान रखना सब। बढ़ते आगे। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 सितंबर को। तो हर साल 21 सितंबर को विश्व स्तर पर ये वर्ल्ड अल्जाइमर डे के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है मनाने का? अल्जाइमर रोग और इससे संबंधित भ्रांतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। पिछले कुछ सालों में अल्जाइमर एक सामान्य बीमारी के रूप में उभर कर सामने आई है और ये दिन दुनिया भर में बीमारी,
सामान्य लक्षणों और जोखिम कारकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। अल्जाइमर ये दिमाग की बीमारी है जो व्यक्ति के दिमाग को कमजोर करके उसकी याददाश्त पर असर डालती है। पहले ये बीमारी ज्यादातर बुजुर्गों में देखने को मिलती थी, लेकिन तनाव और डिप्रेशन की वजह से अब ये कम उम्र के व्यक्ति को भी अपना शिकार बना रही है। सीधा सा याद रखो, वन लाइन में वर्ल्ड अल्जाइमर डे कब मनाते हैं, तो आंसर होगा 21 सितंबर को। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था कि अभी किस फुटबॉल क्लब ने अपना पहला और डुरंड कप का 131वां संस्करण जीता। अभी हमने पढ़ा था बंगलुरु फुटबॉल क्लब ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और निधन की बात करें तो एक व्यक्ति का नाम अभी चर्चा में है, वो मैं आपको स्टार्टिंग में बताता लेकिन भूल गया, राजू श्रीवास्तव। आप सभी ने पढ़ ही लिया होगा, तो मुझे लगता नहीं है एज ए क्वेश्चन उसको यहाँ पर रखने की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। और आपको पता भी है राजू श्रीवास्तव ये एक कॉमेडियन है, एक्टर है। निधन हो गया अभी इनका। कुछ दिनों से ये हॉस्पिटलाइज थे। लास्ट टाइम ये जिम कर रहे थे, तब उनके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तब से ये एम्स में भर्ती थे। बीच में रिकवर हुए थे, लेकिन फाइनली डेथ हो गई इनकी। और इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। और वीकली करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो अगस्त का पूरा कंप्लीट हो गया, सितंबर में 2nd वीक तक पूरा कंप्लीट है, केवल 3rd वीक का बाकी है। और जनवरी से लेके अभी तक क्विज और पीडीएफ की अगर आप बात करोगे तो 3-4 पार्ट की ही रिमेनिंग बाकी है और बाकी सारी अपडेट कर चुके हैं। और ये 3-4 जो बाकी हैं ये भी 2-3 दिन में जैसे ही पूरी कर देता हूँ मैं आपको फिर से अपडेट कर दूंगा। तो प्लीज़ अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर ज़रूर करना। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।